हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे थे वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक है, हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड द सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, ठीक है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड। तो इसमें दो केस हमने पढ़े थे। एक केस मैंने आपको बताया था अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन और ये क्या था, बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है ना, इन दोनों को हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, और उससे अगले लेक्चर में हम अनबाउंड स्टेट सॉल्यूशन कवर करेंगे। समझ में आई बात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाउंड स्टेट सॉल्यूशन आज हमें कवर करना है। समझ में आई बात। तो अनबाउंड स्टेट क्या होता है, बाउंड स्टेट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है ना, काफ़ी कुछ हम डिटेल्ड डिस्कशन इनका कर चुके हैं। आज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाउंड क्या होता है, अनबाउंड क्या होता है, वो हमने किया है आज। लेकिन हम जो सेकेंड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, बाउंड स्टेट सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात, पोटेंशियल में आपको मैं फिर से एक बार डिफरेंस बता देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में। तो ये जो हमारा केस था, पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव। लेकिन जो डिफरेंट रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में यहाँ पर पोटेंशियल कितना है मेरे पास, वी नोड। यहाँ सेकंड रीजन में पोटेंशियल क्या है, जीरो। और यहाँ थर्ड रीजन में पोटेंशियल क्या है, वी नोड। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये केसेस है हमारे पास। मान लो यहाँ पर कोई, ये देखो ये कोई पॉइंट है एक्स हो गया, और है ना, और वाई पर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लूँगा तो यहाँ पर एक्स कोमा वाई लिखना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट वाई को किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वी नोड है। तो यानी इस रीजन में जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी नोड है। यहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यहाँ पोटेंशियल क्या है, वी नोड। इसमें थोड़ा क्या है, उल्टा है। अब देखो यहाँ कोई पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। माइनस ये क्या है, माइनस एल अपॉन टू है। ये क्या है, प्लस एल अपॉन टू है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। और वाई तो मेरा किस, देखो ये पॉइंट पर वाई क्या होगा, जीरो होगा जनरली। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यहाँ पोटेंशियल क्या है, माइनस के वी नोड है अंदर, और यहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो। देखो थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल का हाइट कितना था, वी नोड। यहाँ पोटेंशियल का डेप्थ है, हम यहाँ हाइट कंसीडर करते हैं, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल। समझ में आई बात। तो इस रीजन में अंदर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पोटेंशियल माइनस वी नोड है, बाहर जीरो पोटेंशियल है। समझ में आई बात। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। आप देख सकते हो, जैसे आप सपोज यहाँ पे ओरिजिन पर हो, ठीक है ना, तो जब आप ऐसे अब यहाँ ऐसे मूव करोगे तो देखो पोटेंशियल मेरे पास वी नोड है। तो जैसे जैसे आप ऐसे मूव करोगे तो माइनस वी नोड है। तो जैसे इस पॉइंट पर आए पोटेंशियल सडनली क्या होगा, ड्रॉप होगा, जीरो होगा। तो ऐसे जब मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई बात। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे जब आप ऐसे मूव करो तो पोटेंशियल क्या है, जीरो है, जीरो। जैसे एल अपॉन टू पर आए पोटेंशियल एकदम देखो कितना हाई हो गया, है ना। यानी हाई कितना, मतलब वी नोड हो गया। समझ में आई बात। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है दोनों के पोटेंशियल में क्या है। आज हमने, जैसे मैंने बताया, हमने क्या पढ़ना है, फाइनाइट पोटेंशियल सेकंड टाइप। और इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, बाउंड सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो हमें करना है कवर, बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम मोशन कंसीडर करते हैं, एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वैल्यू फाइनाइट डेप्थ। देखो फाइनाइट डेप्थ है, ठीक है ना, और एक्स लेस देन माइनस वन अपॉन टू, यानी इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, जीरो। और बीच में पोटेंशियल क्या है, यहाँ माइनस वी नोड है। और एक्स ग्रेटर देन एल अपॉन टू, यानी इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, मेरे पास जीरो है। समझ में आई बात। वी नोड क्या है, पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है। देखो बीच में मेरे पास डेप्थ ये है ना, इस रीजन में पोटेंशियल माइनस वी नोड है। देखो तो ये तो पॉजिटिव है, और उसके बाहर क्या लग रहा है, नेगेटिव। तभी तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। ये समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब वी नोड पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ ऑफ द वेल, और एल क्या है, विड्थ है। तो बाउंड स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, जब हमारे पास एनर्जी जो होती है ना, बाउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है बेसिकली लेस देन जीरो होती है। ये ध्यान रखना, किस केस में, बाउंड स्टेट में हमेशा एनर्जी क्या होती ही है, लेस देन जीरो होती है। ठीक है, और जो पोटेंशियल है उससे ज़्यादा एनर्जी है ना। देखो अब देखो यहाँ पे यदि एनर्जी मेरे पास टोटल एनर्जी ही होगी, है ना, और माइनस वी नोड ये, तो यही तो ज़्यादा होगा। जैसे आप एक्स एक्सिस पर हम जनरली लिखते हैं, जैसे मैं मान लो यहाँ पे -5 लिखूँ और यहाँ पे -3 लिखूँ, है ना। तो टोटल एनर्जी मेरी मान लो -3 है, और पोटेंशियल कितना होगा, -5। तो -3 ही ज़्यादा है, यानी एनर्जी टोटल ज़्यादा है माइनस वी नोड से। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो बाउंड स्टेट में। और अनबाउंड स्टेट में बेसिकली क्या होता है, अनबाउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है।
ठीक है, मेरी पोटेंशियल से ज़्यादा ही एनर्जी होती है हमारे पास, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ। अनबाउंड स्टेट में कंटिन्यूस हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स आते हैं, और बाउंड में क्या आते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस इसके बारे में हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो लेकिन हमने क्या कवर करना है, बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस। तो ध्यान से देखो, तो देखो तो एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है, बाउंड स्टेट में है। ठीक है ना, तो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होगी हमारे पास ये होगी। तो यही तो जनरली बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये एनर्जी यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो ये जो एनर्जी है ना ये क्या है, नेगेटिव है, यानी ऐसे मैं लिख सकता हूँ, समझ में। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये मेरे पास क्या है, टोटल एनर्जी है ना, तो ये क्या है, नेगेटिव है। देखो तो ये मॉडुलस मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ये टर्म तो होगी पॉजिटिव और उसके सामने क्या लग गया, नेगेटिव, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई मेरे पास, नेगेटिव। इसी तरीके से पोटेंशियल जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है, और वी नोड क्या है, पॉजिटिव है, समझ में आया। तो नेगेटिव एक तरीके से यानी पार्टिकल क्या बाइंड है, वो इस रीजन में क्या रहेगा, पार्टिकल कन्फाइंड रहेगा, क्या रहेगा, पार्टिकल कन्फाइंड रहेगा इस रीजन में। ये जो सेकंड रीजन है, इस सेकंड रीजन में पार्टिकल क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, समझ में आई बात। तो देखो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहता है कि यदि पार्टिकल का जो एनर्जी है ना, देखो अब यहाँ पर तो पार्टिकल के हिसाब से तो क्या है, मतलब हमारे पास मतलब इट इज़ अंडर सम इन्फ्लुएंस, पोटेंशियल है ना, कुछ माइनस वी नोड है, तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से वो यहाँ यहीं रहना चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि भाई देखो टोटल एनर्जी कम है ना, पार्टिकल के पास एनर्जी है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसके मतलब सॉरी टोटल एनर्जी तो मतलब वैसे तो ज़्यादा है ना, लेकिन मैं यदि माइनस के टर्म के हिसाब से देखूँ, लेकिन जब एनर्जी का मैं मॉडुलस लूँगा तो जैसे मैंने -3 और -5 बताया था, भाई -3 तो ज़्यादा है -5 से, तो -3 तो टोटल एनर्जी होगी, -5 क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं मॉडुलस लूँगा तो पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, ज़्यादा है, तो पार्टिकल इज अंडर सम इन्फ्लुएंस, है ना, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो वो इस रीजन से बाहर जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है बेशक वो किसी के इन्फ्लुएंस में हो, वो इस रीजन से बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, आप प्रीवियस लेक्चर्स को यदि फॉलो करोगे ना, 2-3 प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो करोगे तो आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम डिफरेंट रीजन्स में ना, हम जो ये भी डिफरेंट रीजन्स हैं, हम हर रीजन में क्या करेंगे, स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि मैं फर्स्ट रीजन की बात करूँ तो देखो पहले रीजन में हमारे पास क्या था, पोटेंशियल 0 है ना, समझ में आई बात। तो यही तो है हमारे पास, ठीक है ना, -L/2 और ये L/2, तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट रीजन में 0 है और एनर्जी नेगेटिव है, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, तो जब मैं स्क्रोडिंजर करूँ यहाँ पोटेंशियल 0 रखेंगे, ई की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये रखूंगा, समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो नेगेटिव है ना, मॉडुलस इसलिए लगा क्योंकि ये वाली टर्म पॉजिटिव है, उसके सामने नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है, ये कटेगा, सिंपली मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इस टर्म को हम क्या किससे लिख लिया मैंने, अल्फा से। ठीक है, आप अल्फा से लिखो, बीटा से लिखो, स्मॉल के से लिखो, कैपिटल के से लिखो, ठीक है ना, क्यू से लिखो, गामा से लिखो, आपकी मर्जी है। तो अल्फा देखो ये अल्फा² मैंने यहाँ लिख लिया, -α² हो जाएगा, सिंपली आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो इस इक्वेशन को हम सोल्व जब करेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आएगा। ठीक है ना, मैंने आपको जैसे इस मैथमेटिकल फिजिक्स में आप ऑलरेडी जानते हो कि इन इक्वेशंस को, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन को मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जब लिखूंगा, इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो -² m² -α² φ = 0, यानी m² = α², m का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस के अल्फा आ गया। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यानी मेरे पास क्या होगा, तो देखो एक बार तो पॉजिटिव अल्फा ले लिया और एक बार नेगेटिव अल्फा ले लिया, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सिंपली। अब देखो पार्टिकल, अब मैं यदि मैं फर्स्ट रीजन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब देखो इस रीजन में ना, जब पार्टिकल यहाँ पे मैं -∞ की बात करूँगा, एट -∞, समझ में आया। तो जब मैं x की वैल्यू -∞ रखूँगा तो देखो जो ये वाली टर्म है ना, यहाँ x के अगर -∞ रखूँगा तो माइनस ऑलरेडी है ना, तो ये e⁻∞ जो है डाइवर्ज हो जाएगी, यानी ये टर्म क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये भी इनफाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट में कुछ जुड़ेगा तो इनफाइनाइट आएगा। लेकिन ध्यान से देखो जो बाउंड स्टेट होती है, अब देखो बाउंड स्टेट कहने का मतलब क्या, पार्टिकल कन्फाइंड रहेगा, है ना, यानी कन्फाइंड रहने का मतलब क्या हो, -x, जब x टेंड्स टू -∞ पे मिलना नहीं चाहिए, जब वो x टेंड्स टू -∞ पे, मतलब वेव फंक्शन इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा फिर, समझ में आया। जब पार्टिकल कन्फाइंड है तो वो कुछ छोटे से रीजन में तो मिलेगा, इनफाइनाइट पे वो नहीं मिलेगा, समझ में आया बात। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। तो यानी b0 हमें करना पड़ेगा ताकि हम इसको क्या कर सके, फाइनाइट कर सके, है ना। ये टर्म फाइनाइट कब आएगी, जब b0 होगा, तो मेरे पास ये टर्म बचेगी। ठीक है ना,
तो देखो x माइनस एल अपॉन टू से कम जो होगा तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में ना आपको कवर कराया है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो सेम कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि मैं सेकंड रीजन की मैं बात करूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास जो सेकंड रीजन है, ये वाला सेकंड रीजन है, ठीक है ना। तो ये देखो माइनस वी नोड मेरे पास क्या है, पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ पे माइनस वी नोड रख दिया मैंने स्क्रोडिंगर इक्वेशन में, एनर्जी नेगेटिव है, माइनस ई रख दिया। समझ में आई बात। अब देखो ये जो टर्म होगी, ये टर्म ग्रेटर देन जीरो ही तो आएगी। समझ में आया मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, गौर से देखो, ऑलरेडी मेरे पास देखो ये वाली टर्म क्या है, ये टर्म मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है ना। तो माइनस के ये आ गया, प्लस के मेरे पास क्या हो गया, वी नोड हो गया, है ना। और ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि देखो ध्यान से देखना इसको, देखो मैं इसको ना आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मेरे पास एनर्जी देखो ये है ना। तो यहाँ तो एनर्जी मान लो मैंने जैसे बताया था आपको -3 ले लो, और ये मेरे पास पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के ये हो गया। तो देखो ये तो -3 आ गया, एनर्जी नेगेटिव होगी। अब देखो पोटेंशियल यहाँ वी नोड पॉजिटिव लिया, तो जब मैं इसको +5 लिखूंगा तो ग्रेटर देन जीरो तो आएगा मेरे पास सिंपली, ठीक है। तो ये टर्म क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी, ठीक है। तो जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन है मेरे पास, इसको जब मैं लिखूंगा तो देखो टर्म्स को इधर लेके चला गया, सिंपली आ गया। तो ये इसको मैंने बीटा मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसको, बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास 2mh का t² और ये मेरे पास सिंपली क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने इज देयर एनी मिस्टेक वी हैव डन, क्योंकि जब मैं यदि मैं इसको बीटा मानूंगा, ठीक है ना, तो जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो यहाँ माइनस आना चाहिए ना। तो इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो देखो क्या मिस्टेक किया है, लेट अस सी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को ना, प्रिंटिंग में मतलब लेटेक्स में जब इसको लिखा गया तो आई डिड सम मिस्टेक। अब ध्यान से देखो, तो मेरे पास इक्वेशन यही तो है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, माइनस के h का t² अपॉन में 2m, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं उधर लेके चला गया तो ये मेरे पास सिंपली क्या बचा, प्लस के वी नोड 5, ये टर्म आ गए मेरे पास, ठीक है ना। समझ में आया। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैंने लिख दिया, ये 2m ऊपर चला गया, h का t² आ गया, माइनस था ना, ठीक है ना। तो ये टर्म मेरे पास यहाँ के आ गई, यहाँ माइनस आ गया, है ना। और ये माइनस के प्लस के वी नोड, और ये क्या हो गया 5। समझ में आया। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। तो ये टर्म तो β² हो गया, नहीं माइनस β² होगा, β² इधर चला गया, प्लस के बीटा हो गया, और ये टर्म तो मेरी पॉजिटिव आएगी। समझ में आया, क्योंकि ये तो मैंने आपको भी बताया था पॉजिटिव कैसे है, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये हो गया, तो यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना। तो गौर से देखो, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, तो जो इसका सोल्यूशन जब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा m² β² = 0, तो m कितना आएगा, प्लस माइनस के आयोटा बीटा आ गया। तो देखो यहाँ आयोटा आ रहा है ना। इसको तो मैं ना किस फॉर्म में लिख सकता हूँ जनरली, मैं अपना जो सॉल्यूशन होगा देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मान लो यहाँ कोई कांस्टेंट हो गया c एक्सपोनेंशियल i बीटा x, एक बार प्लस ले लिया और एक बार क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं लिखा मैंने, किस में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन जब पोटेंशियल होता है ना वी नोड, है ना, मतलब कन्फाइंड जब होता है, तो एक जब पार्टिकल कन्फाइंड होता है ना, तो मेरी बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब पार्टिकल कन्फाइंड है तो वो कन्फाइंड, मान लो दो रीजन के बीच में कन्फाइंड है, तो वहाँ क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि पार्टिकल के साथ क्या है, वेव इज एसोसिएटेड विद इट। समझ में। देखो ये लिखना गलत नहीं है, लेकिन हमारा जो मतलब कैलकुलेशन है आसान हो जाता है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। समझ में। तो जब पार्टिकल कन्फाइंड होगा इट विल हैव ऑसिलेटरी मोशन। समझ में। तो कोस साइन से हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में बात। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह मैंने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा है। ये मैंने आपको बताया हुआ है हम कैसे लिखते हैं। आप जानते कोस्ट है ना, आप जानते हो कि जो कोस थीटा होता है हम कैसे लिखते हैं ना, आई थीटा प्लस के ई माइनस के आई थीटा अपॉन में 2। समझ में आया। ये मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में भी आना है तो आपको सीधा डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। अब आप 2 + 2 = 4 की तरह तो नहीं लिख सकते, है ना। अब ध्यान से देखो, तो अब ये तो मेरे पास सेकंड रीजन का केस हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड रीजन में। देखो थर्ड रीजन में फिर से पोटेंशियल जीरो है जैसे हमने बताया था। तो जो थर्ड रीजन में हमारे पास इक्वेशन होगी वो सिमिलर होगी बिल्कुल फर्स्ट रीजन के। समझ में आया। फर्स्ट रीजन के सिमिलर इक्वेशन होगी। देखो यहाँ पर भी जैसे हमने आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, आप गौर से भी देखो, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो है, तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन दोनों केस में सेम आएगी मेरे पास, ठीक है। तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन देखो सिंपली थर्ड रीजन में भी ये आ गई,
ये हो गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर मान लिया था स्टार्टिंग में, मैंने इसको अल्फा स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर मानूंगा क्योंकि सेम इसमें हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा, अब जनरल सोल्यूशन को मैंने कैसे लिखूंगा ये, ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो एम क्या आएगा प्लस माइनस अल्फा आएगा, तो देखो ई की पावर अल्फा एक्स और ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, एफ और जी क्या हो गए कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो जब मेरे पास थर्ड रीजन है तो इस थर्ड रीजन में यहाँ ध्यान से देखना है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट जब होगा, थर्ड रीजन में क्या होगा, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा। तो जब एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो देखो ये वाली टर्म है ना, ई की पावर में इनफाइनाइट जब हो गए तो डाइवर्स हो जाएगी। अब देखो जब पार्टिकल बाउंड है तो बाउंड स्टेट में तो वेव फंक्शन फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है, तो ये टर्म तो एफ, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए 0, तो इसलिए हमने एफ को क्या कर दिया 0, क्योंकि यदि वेव फंक्शन ही इनफाइनाइट हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी इनफाइनाइट आएगी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यही तो होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसी वजह से एफ को 0 करना पड़ेगा ताकि हमारा वेव फंक्शन क्या है फाइनाइट, समझ में आई बात, तो इसलिए हमारे पास ये टर्म बची। ठीक है, तो हमने तीनों रीजन का सॉल्यूशन निकाल लिया है, तो हमने उसको क्या कर दिया कंपाइल कर दिया, तो जो टोटल सॉल्यूशन है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन का, फर्स्ट रीजन में ये है, सेकंड रीजन में ये है और थर्ड रीजन में ये है। ठीक है, अब देखो सिंस द पोटेंशियल एनर्जी इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिमेट्रिक है एक्स इज इक्वल टू 0 से, है ना, पोटेंशियल हमारे पास माइनस एल अपॉन 2 और एल अपॉन 2 लिया है ना मैंने, यदि आपको ध्यान है, तो पोटेंशियल फंक्शन क्या है सिमेट्रिक है, तो जो वेव फंक्शन होगा ना उसका डेफिनिट पैरिटी होगा, चाहे वो इवन पैरिटी होगा चाहे वो ओड पैरिटी होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कंसेप्ट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यदि मान लो ये लेंथ 0 to L होती मान लो, तो उस केस में मैं ये नहीं कह सकता था कि भाई वेव फंक्शन इवन होगा कि ओड होगा, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जब सिमेट्रिक होगा तो वो इवन फंक्शन हो सकता है, ओड फंक्शन हो सकता है, समझ में आया, उसकी एक डेफिनेट पैरिटी मिलेगी, इवन भी हो सकता है वो ओड भी हो सकता है। तो इवन का केस तो हम जानते हैं, है ना, यानी स्पेस इन्वर्जन जब हम करेंगे कोऑर्डिनेट्स का तो वही आ जाएगा हमारे पास, समझ में आया। और यदि इन्वर्जन करने पर नेगेटिव ऑफ द इनिशियल वेव फंक्शन है तो हमारे पास क्या होता है एंटी सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, या ओड पैरिटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हम इवन पैरिटी, देखो ये तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आएगा, हम अब इवन सॉल्यूशन भी निकालेंगे और ओड सॉल्यूशन भी निकालेंगे, समझ में आई बात। और जो ये कांस्टेंट है ए सी डी जी, हम इनको बाउंड्री कंडीशंस की मदद से निकाल सकते हैं, व्हेन वी विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस एंड दोज बाउंड्री कंडीशन विल लीड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना, और हम फिर उनको सोल्व करके वी विल सी हाउ द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कैन बी सोल्व ऑफ दिस सिस्टम। बात करते हैं हम इवन पैरिटी वेव फंक्शन की, तो देखो इवन पैरिटी वेव फंक्शन का कंसेप्ट ये तो है, समझ में आया, यानी माइनस एक्स और चेंज कर लो या एक्स चेंज कर लो, वेव फंक्शन क्या रहेंगे सेम रहेंगे। अब यदि आप गौर से ध्यान से देखो, जो रीजन फर्स्ट है लेस देन माइनस एल अपॉन 2 और ये रीजन है एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर एल अपॉन 2, तो ये दोनों जो ए और जी क्या होने चाहिए मेरे पास सेम आने चाहिए, समझ में आया। तो जी और ए क्या होगा सेम, और जो अब आप कहोगे ये कैसे सेम कर दिया, मैं भी आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से देखना। पहली तो बात ये, दूसरा अब ये सेकंड रीजन का वेव फंक्शन देखो, तो इवन वेव फंक्शन लेना है तो साइन तो नहीं आएगा क्योंकि साइन तो ओड फंक्शन होता है, तो इसलिए डी क्या करना पड़ेगा 0, तो देखो डी तो हो गया 0, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये है, और एक इसके इक्वल आया जी के, ये कैसे आया ये भी हम बताएंगे आपको। तो देखो, तो वेव फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट रीजन में तो ये आएगा, सेकंड रीजन में आएगा, थर्ड रीजन में आएगा, तो ये इवन पैरिटी वेव फंक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन देने के बाद है ना बोल देता है फाइनाइट पोटेंशियल वेल में ऐसे ऐसे है तो कौन सा सोल्यूशन होगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो जी इक्वल टू ए आया कैसे। अब देखो मेरे पास वेव फंक्शन क्या है, 5x जो है ए की पावर अल्फा एक्स है ना, ये ले लिया मैंने पहले। अब यदि मैं नेगेटिव करता हूँ, देखो ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, तो मेरे पास क्या आएगा, ये ए की पावर माइनस के अल्फा एक्स आएगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब ये जब आ गया है तो यदि आप गौर से देखो, ये तो हमने ले लिया है ना, समझ में आया। तो सिमेट्रिसिटी क्या कहती है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो ए की पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के अल्फा एक्स होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी कहती है, इवन मतलब इवन पैरिटी है ना, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये वाला ले लो, है ना, तो जब मेरे पास वेव फंक्शन जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स लिया है, अब देखो क्या लगा दो, माइनस एक्स लगाओ, तो जब आप माइनस एक्स लगाओगे जी की पावर क्या बन गया, अल्फा एक्स आ गया। ठीक है ना, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल होना चाहिए जी ई की पावर अल्फा एक्स के। जब माइनस लगाएंगे तो ये जो माइनस था पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब दोनों का यदि आप कंपैरिजन करो, है ना, दोनों का आप कंपैरिजन यदि करो या डिवाइड ही कर लो दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू जी मिलेगा,
समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया है। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, अपनी बाउंड्री कंडीशंस। तो देखो कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द वेव फंक्शन पहली बाउंड्री कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन हमें क्या बताती है, जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। और जो डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव से तो हमें मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम बेसिकली होता क्या, यही तो होता है, ठीक है। अब यही डिसकंटिन्यूस होगा तो मोमेंटम कहाँ से निकालोगे तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, वेव फंक्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल की। तो ये है। तो देखो कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास 3 रीजन है, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। तो वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब है, मान लो मैंने देखो ये मेरे पास -L/2 है और ये क्या है L/2 है, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन होगा फर्स्ट रीजन का वो इक्वल होगा सेकंड रीजन के, या मैं ऐसे कहूँगा जब मैं इस पर कंटिन्यूटी लगाऊंगा तो मैं कहूँगा वेव फंक्शन सेकंड रीजन का इक्वल होगा थर्ड के। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो मैंने L/2 लिया है, तो मैं देखो L/2 जब लूँगा तो L/2 में लेने का मतलब होगा सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो देखो यानी L/2 पर सेकंड रीजन और L/2 पर थर्ड रीजन में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। तो देखो जब मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख, सेकंड रीजन है ना, तो x की जगह L/2 रखा, देखो L/2 रख दिया। थर्ड रीजन ये है तो देखो a e⁻⁴ हो गया। समझ में आया, ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें भी ले लो, -L/2 का भी ले लो। अब मैंने L/2 से लिया क्योंकि -L/2 से भी ना सेम चीज़ आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की भी कंटिन्यूटी करनी है। अब कैसे, देखो तो सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव लो पहले। तो डेरिवेटिव जब लेंगे c लिखूंगा, है ना, और साइन बीटा एक्स, है ना, माइनस के साइन आएगा, कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस के साइन, और ये बीटा आ गया बाहर। समझ में आया, ठीक है ना, इक्वल टू। अच्छा अब देखो थर्ड रीजन ये है, तो मैं माइनस के ए अल्फा ई माइनस के अल्फा एक्स, समझ में आया, क्योंकि ई की पावर माइनस अल्फा एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस अल्फा आ गया, माइनस से माइनस कट गया। देखो अब देखो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक्स इज इक्वल टू L/2 भी तो रखना है, तो जब यहाँ L/2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से L/2 लिखना पड़ेगा और यहाँ देखो L/2 लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब हम डिवाइड करते हैं अपनी डेरिवेटिव कंटिन्यूटी को वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी से। तो देखो जब इन दोनों टर्म को आपस में डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करना है किससे, इससे। तो देखो c से c कटेगा, a से a कटेगा, और मेरे पास साइन अपॉन कोस क्या बनता है, tan, ये बीटा आ गया। तो ये होती है मेरे पास ट्रांसडेंशल इक्वेशन। समझ में आया। और इस ट्रांसडेंशल इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, एनर्जी लेवल्स निकालेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। इसी तरीके से हम ओड पैरिटी वेव फंक्शन का भी करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में ना सेम कंसेप्ट हमने किया है, कोई ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है ना। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे और ज़्यादा से, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा क्या है, पॉजिटिव्स हैं। यदि आपको ध्यान हो अल्फा हमारे पास क्या था, ठीक है ना, देखो अल्फा क्या है, ये है ना, तो ये तो टर्म क्या, पूरी टर्म पॉजिटिव है। और बीटा जो हमारे पास है, बीटा स्क्वायर जो है ये, तो ये भी टर्म क्या है, पूरी पॉजिटिव। एक्चुअली में क्या, वेव नंबर है ना, ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो एक्चुअली में tan बीटा L/2 अल्फा अपॉन बीटा लिख लूँ मैं, यदि बीटा नीचे ले आऊँ तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो tan की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये एक्चुअली में क्या, tan थीटा ही तो है। तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो यानी बीटा L/2 क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी बीटा L/2 का वैल्यू जो है 2n π/2 या 2n+1 π/2 आना चाहिए। अब देखो अब रख करके देखो, जैसे जीरो पुट करोगे तो यहाँ जब जीरो पुट करोगे तो मैं क्या लिखूंगा, ये है ना बीटा L/2। अब यहाँ जीरो रखूंगा क्या आएगा, π/2। तो देखो 0 π/2, तो 0 π/2 के बीच में आ गई ना वैल्यू, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। यदि आप 1 रख के देखोगे तो देखो यहाँ जब 1 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा पाई, ये रख दिया। समझ में, बीटा L/2। अब देखो यहाँ जब 1 रखूंगा क्या आएगा, 3 π/2। तो देखो पाई से बड़ा 3π2 से छोटा, तो पाई ये होता है, 3 π/2 ये होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया। तो इसी तरीके से चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट चलेगा, समझ में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे ही वैल्यू आएगी, ठीक है। सिमिलरली हम किसके लिए कर सकते हैं, ओड पैरिटी वेव फंक्शन के लिए। तो ओड पैरिटी के लिए कंडीशन क्या होगी, -x है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये होता है। तो जब आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे ना इसमें, देखो ध्यान से, तो टोटल वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, यही तो है हमारे पास टोटल वेव फंक्शन, ठीक है। देखो ठीक है ना। अब सेकंड रीजन में जब ओड का हम अप्लाई करेंगे तो
कोस तो हम लेंगे नहीं, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कोस इवन फंक्शन होता है, तो यानी सी जीरो होना चाहिए ताकि ये पूरा जीरो हो जाए। तो ओड के लिए तो ये रिटेन करेंगे हम। दूसरा, जैसे इवन में ए इक्वल टू जी था ना, इसी तरीके से ओड में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस के जी। जैसे मैंने आपको करके दिखाया था ना, आप करके चेक करके देख सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हमें डायरेक्ट लिखनी होती है, इसको हम बच्चों की तरह ना नहीं वो करा सकते। ठीक है ना। तो जी क्या होना चाहिए, माइनस के ए। तो देखो वेव फंक्शन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा ऐसे। तो ये तो ए ई की पावर अल्फा एक्स। अब देखो साइन आ गया ना, ओड फंक्शन लिया, कोस हमने नहीं लिया क्योंकि सी जीरो कर दिया था। ये सेकंड रीजन में हो गया, ये फर्स्ट में था, और देखो माइनस ए आ गया जी की जगह। ये क्या आ गया मेरे पास, थर्ड रीजन। ठीक है ना। समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन की। तो सिमिलरली बाउंड्री कंडीशन लगानी है हमने, है ना। तो मैंने L/2 पे ही लगाया। तो जैसे मेरे पास माइनस L/2 और L/2, ये फर्स्ट रीजन था, ये हम जानते हैं सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। तो जब मैं L/2 पे लगाया हूँ, क्योंकि देखो माइनस L/2 पे भी आप ले लो, सेम कंडीशन सेम आएगा। क्या आएगा, सेम चीज़ आएगी। ठीक है ना। अब देखो चाहो तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। समझ में आई बात? तो आप ध्यान से देखो, जैसे मैं यदि इसकी मैं बात करूँ, गौर से देखना, मैं यदि ये लूँ माइनस L/2 लूँ, तो यानी वेव फंक्शन जो होगा फर्स्ट का सेकंड के साथ कंटिन्यूस होना चाहिए। तो φ1 किसके इक्वल होना चाहिए, φ2 के। कहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस L/2 पर। तो जब मैं यहाँ पे रखूँगा a e की पावर माइनस के, है ना, अल्फा L/2 रख दिया, फिर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। अब फिर मैं सेकंड क्या मेरे पास d, है ना, फिर मैं यहाँ साइन लिखूंगा और यहाँ बीटा L/2 लिखूंगा, माइनस के L/2 लिखूंगा, है ना, क्योंकि तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। तो वो मैंने यहाँ लिख लिया, या उसको मैं यहाँ लिख लूँगा, ऐसे समझ लो। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, गौर से देखो, ये मैंने L/2 से निकाला था, देखो ये दोनों सेम ही नहीं है क्या, है ना, एग्जैक्टली सेम। ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी करके देख लो, जब दोनों से सेम आ रहा हो तो कोई सा एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव एट L/2। तो यानी वेव फंक्शन सेकंड रीजन में और वेव फंक्शन एट थर्ड रीजन में जो डिफरेंशिएशन होगा उनका क्या होगा, कंटिन्यूस। तो देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, L/2 की वैल्यू रख देंगे, फिर थर्ड रीजन का डिफरेंशिएशन करेंगे, L/2 की वैल्यू रख देंगे। सिंपली मेरे पास ये आ गया। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस हो गया, बीटा बाहर आ गया। समझ में आया? इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस अल्फा, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो पॉजिटिव अल्फा आ जाएगा, ये क्या। समझ में आया? अब डिवाइड यदि हम करेंगे, हमेशा में डेरिवेटिव वाली टर्म को डिवाइड करना है वेव फंक्शन वाली टर्म से। तो देखो ये ऊपर आएगी कोस, ये आ गया साइन, नीचे डी से डी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया। समझ में आया? कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, है ना। तो ये टर्म आ गया। तो हमने देखो यदि आप ध्यान से, तो हमने जब इवन फंक्शन, इवन पैरिटी वेव फंक्शन किया था, तो उसकी जो ट्रांसडेंशल इक्वेशन आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, तो ट्रांसडेंशल इक्वेशन जो आई थी बीटा टेन बीटा L/2 इज इक्वल टू अल्फा, ये आई थी, है ना। और जो हमारे पास ट्रांसडेंशल इक्वेशन आई है ओड केस के लिए, वो क्या है, बीटा कोट बीटा L/2 इज इक्वल टू माइनस के अल्फा। समझ में आई बात? तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखो काफ़ी में जैसे मैंने माइनस L/2 लिया, काफ़ी बुक में ना माइनस ए से ए ले लेते हैं, है ना, या जीरो से ए ले लेते हैं। तो देखो L/2 की जगह फिर ये आ जाएगा, सिंपल है। समझ में आई बात? तो ध्यान से देखना है। अब देखो ये ट्रांसडेंशल इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ही हमें सोल्व करके एनर्जी की वैल्यूज मिलेगी। तो हम इनको ग्राफिकली सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो L4 बीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो ये बीटा मैं यहाँ नीचे लिया है, तो देखो जब L4 बीटा पॉजिटिव है तो ये टर्म तो आ गई पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो नहीं कोट थीटा नेगेटिव आ रहा है एक तरीके से, कोट थीटा क्या रहा है, नेगेटिव। तो कोट थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यानी बीटा L/2 कहाँ लाई करेगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसका वैल्यू सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तभी ये नेगेटिव आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा 2n1/2 और 2n+2। अब गौर से देखना, जो प्रीवियस वाला केस था ना, इसमें 1 जोड़ दो और यहाँ भी 1 जोड़ दो, तो 2n+1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा। अभी देखोगे ना 2n+1 हो गया, 2n+2 हो गया। आप जैसे 0 रख के देखो, तो जब 0 की वैल्यू रखोगे, अब 0 की वैल्यू रखो, π/2 आएगा, बीटा L/2, है ना, यहाँ पे तो ये पाई आ गया। तो देखो नहीं π/2 से ज़्यादा, यानी π/2 यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है, तो π/2 से ज़्यादा और पाई से कम यानी सेकंड। तो ये ऐसे ही चलेगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। समझ में आई बात? ऐसे ही चलेगा। तो ये था हमारे पास इवन पैरिटी वेव फंक्शन और ओड पैरिटी वेव फंक्शन का हमने सोल्यूशन किया है, और दोनों को सोल्व करके क्या निकाला है, ट्रांसडेंशल इक्वेशन निकाली है। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन की, क्योंकि जो एनर्जी लेवल होंगे ना वो ओड और इवन पैरिटी सॉल्यूशन के, वो हम जो ट्रांसडेंशल इक्वेशन हमने निकाली है ना उनको सोल्व कर ही आएगा। तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इन दोनों ट्रांसडेंशल इक्वेशंस को। समझ में आया?
लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ना इंटरडिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वीनियंट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखो यदि ये टेन थीटा लिखा हुआ हो या 10x हो या 10y हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से लिखा हुआ है, ना खाली बीटा एल अपॉन 2 लिख दिया हमने, समझ में आया। तो इसी वजह से ना कन्वीनियंट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, जो बीटा एल अपॉन 2 है, देखो बीटा एल अपॉन 2 है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, जाई मान लिया, ठीक है। और ठीक है, तो ये बीटा एल अपॉन 2 को क्या मान लिया, जाई। तो मेरे पास क्या लिखूंगा मैं इसको, 10 जाई लिखना पड़ेगा। और इसी सिमेट्रिकली मैं क्या मान लेता हूँ, जो ईटा था उसको मैं फिर अल्फा एल अपॉन 2 मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, जो मेरे पास एक ये इक्वेशन है, एक मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। देखो बीटा 10 बीटा एल अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो यदि मैं दोनों साइड अल्फा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसे लिखूंगा, तो देखो ये 10 क्या हो गया, जाई हो गया, समझ में। ये मेरे पास जाई हो गया और ये मैंने क्या मान लिया, ईटा। तो ये ऐसे इक्वेशन अब लिखना थोड़ा सा बेटर लग रहा है, समझ में आया। इसी तरीके से दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया, ओड वेव फंक्शन क्या आ गया, ये इवन वेव फंक्शन क्या आ गया, समझ में आया। अच्छा, अब देखो दो वेरिएबल आ गए ना, एक तो जीटा आया है ना, और एक सॉरी हाँ, एक तो ईटा आया है और एक क्या है, जाई। इन ये दो वेरिएबल्स का ही हम ग्राफ बनाएंगे, है ना, समझ में आया। अब जैसे मान लो मेरे पास 10x और कोट x हो, है ना, सपोज ऐसे मान लो ना, ऐसे एज्यूम करो, ऐसे हो, ऐसे मान लो ऐसे हो, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे, y और x बनाएंगे और 10 और कोट को उस पर क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, समझ में आया। तो जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी जहां इंटरसेक्ट करे वहां क्या मिलेगी, x को y की वैल्यू मिलेगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, फिर वहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हमें x और y के बीच में भी तो रिलेशन पता होना चाहिए, इसी तरीके से हम ईटा और जाई के बीच में रिलेशन पता करेंगे। तो हमने देखो क्या क्या जानते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर ही होता है, बीटा स्क्वायर ही होता है। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, है ना, क्योंकि जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा और एल स्क्वायर अपॉन 4, तो देखो ये आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर को जोड़ो, देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, देखो माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर है वो कट जाएगा, तो वी नोट वाली टर्म बचेगी, तो देखो 2m वी नोट एल स्क्वायर अपॉन में 4h कट स्क्वायर, ठीक है, ये 4 कट जाएगा तो 2 आएगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गया, तो ईटा स्क्वायर सॉरी जाई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर के। तो ये किसकी इक्वेशन है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है ना। मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो या रेडियस आर स्क्वायर होते, सर्कल की इक्वेशन आ गई, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो ये आर है, ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ पैरामीटर है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, वेल के विड्थ पर निर्भर कर रहा है और उसकी लेंथ पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, है ना, तो ये ज्योमेट्रिक कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि अब हमने सर्कल बना देना, तो मतलब जाई और ईटा को वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए ताकि वो आर के इक्वल आ सके, है ना। तो ये कंस्टेंट हो गया एक तरीके से, समझ में आया। जीटा और मतलब जो ऐसा नहीं कि भाई जाई और ईटा की कुछ भी वैल्यू हो जाएगी, है ना, वो जो हमारे पास ये इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए और इसको भी, है ना। तो कंस्टेंट प्रोवाइड करती है एक्चुअली में ये रिलेशन। तो अब ध्यान से देखो, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था भाई कि भाई हम एक्स और वाई का ग्राफ बनाएंगे, तो जो हमारे पास वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो हमें सॉल्यूशन देता है, या हम कहते हैं बेसिकली रूट देता है ना। तो उससे हम निकाल सकते हैं अपना एनर्जी लेवल। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो जो ईच पेयर होगा ना, जो इन तीनों से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इवन पैरिटी को भी, ओड पैरिटी को भी और ये सर्कल की इक्वेशन को भी, वही हमें उनका जो सेटिस्फाई करने का मतलब है, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट ये तो आएगा। अब एक्स एक्सिस पे जीटा ले, वो हमने जाई ले लिया और ईटा कहाँ ले लिया, वाई एक्सिस पे। तो जहाँ ये कट करेंगे हमें वो पॉइंट मिल गए। तो मान लो हमें ये पॉइंट मिला, तो हम जानते हैं, देखो ये हमने क्या माना हुआ था, तो ये बेसिकली आप यदि ध्यान से देखो, हमने बीटा एल अपॉन 2 माना था। तो यदि इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने ये निकाल लिया, तो ये निकालने का मतलब क्या, बीटा निकाल लिया। बीटा निकालने का मतलब क्या है, हमने देखो बीटा निकालने का मतलब है हम ये पता करना है, नहीं एनर्जी पता करना। या ईटा निकाल लिया, तो ईटा हमारे पास क्या होता है, अल्फा अपॉन 2। तो ईटा निकालने का मतलब है इंटरसेक्शन पॉइंट से अल्फा निकालना, और अल्फा निकालने का मतलब है एनर्जी निकालना, समझ में आया, ठीक है। तो जो हर एक पेयर है ना, जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या कोरस्पॉन्ड करेगा, तो स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू देगा, यानी एनर्जी डिस्क्रीट आएगी, समझ में आया, ठीक है भाई। ऐसा तो है नहीं कि हर पॉइंट कोइंसाइड करेंगे कि कॉन्टिन्यूस इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, नहीं, है ना, समझ में आया। अब देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं, तो ध्यान से देखना है आपको, तो ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर इवन एंड ओड पैरिटी स्टेट्स। तो जो ब्लू है, तो ब्लू तो मेरे पास देखो इवन स्टेट का हो गया, क्योंकि देखो 10 का ग्राफ हम ऐसे तो ड्रॉ करते हैं, समझ में आया। देखो जैसे मैं आपको y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाओ, अब
सॉरी हाँ, जैसे मैं y इज इक्वल टू एक्स 10x का ग्राफ बनाऊँ, देखो एज्यूम करना, देखो मान लो x इज इक्वल टू 0 लिया तो y 0 हो गया, तो एक पॉइंट ये आ गया। एज्यूम करना जब x की वैल्यू π/2 होती है ना तो 10 क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। देखो जब x की वैल्यू π/2 होगी तो देखो 10 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा कहीं। तो ब्लू लाइन तो इवन, और ये रेड लाइन, देखो ये रेड लाइन एक ये हो गई और एक ये हो गई, और फिर ब्लू फिर ओड, तो ऐसे चल रहा है ये ओड, है ना। और ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक जो है ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ग्राफ समझ में आया, ठीक है ना। तो ओड फंक्शन का भी सिमिलर कंसेप्ट है। तो देखो ओड फंक्शन जो होता है π/2 पे 0 होता है, तो देखो π/2 पे ना, देखो रेड वाला क्या है, 0 है, और पाई पर क्या होता है, ओड फंक्शन इनफाइनाइट, देखो वो इनफाइनाइट जा रहा है ना। और पाई पर लेकिन 10 0 होता है। तो देखो पाई पर ना जो 10 तो 0 हो गया, लेकिन रेड वाला ओड क्या है, इनफाइनाइट है। समझ में आई बात, ठीक है। अपनी 10th क्लास में tan sin cos इनके ग्राफ आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो जो इंटरसेक्शन होगा ना इवन सॉल्यूशन का और इस सर्कल का, इस रेंज में, यही तो हमने रेंज निकाली थी, है ना। ये हमारे पास βl/2 तो था, इसको हमने ईटा मान लिया, ओ सॉरी जाई मान लिया। तो इस रेंज में ना, या मैं बस इसको ऐसे समझ सकते हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों कर्व का, ये क्या किसके लिए निकाली थी ट्रांसडेंसल इक्वेशन, इवन पैरिटी सॉल्यूशन के। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या देगा हमें, एनर्जी लेवल देगा। वो किसकी एनर्जी होगी, इवन सॉल्यूशन, इवन पैरिटी सॉल्यूशन की है, इवन वेव फंक्शन की। ये जो कर्व होगा जब इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करेगा इस रेंज में, ठीक है, तो वो क्या देगा, एनर्जी देगा। और किसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, ओड पैरिटी सॉल्यूशन की। तो आप देख सकते हो जहां जहां ब्लू है वो तो मेरे पास इवन वेव फंक्शन के सॉल्यूशन है, इवन एनर्जी है। जहां जहां रेड है वो क्या है, ओड है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट वैल्यू। तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो हमें वहाँ यही तो वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू मान लो एक ये आ गई है ना, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू की मदद से तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो h का t² एंड 2m हम लिख सकते हैं ये। और ये क्या होगी, किसी पर्टिकुलर r वैल्यू के लिए होगी। अब देखो जैसे कैसे, अब देखो यदि r मेरा ये हो, रेडियस ये तो होगी, ये मेरे पास क्या हो गया ईटा, ये क्या हो गया जाई। समझ में आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बनाया। तो देखो ये r की वैल्यू ये होगी, तो इस r की वैल्यू के लिए ये सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इवन फंक्शन के साथ यहाँ। तो इस केस में पर्टिकुलर r के लिए तो एक एनर्जी आएगी सिर्फ और सिर्फ एक, जो क्या होगी, इवन सॉल्यूशन। यदि r ज़्यादा हो जाए, r देखो क्या हो जाए ज़्यादा, तो मान लो ये r की वैल्यू आ गई। तो जब ये r की वैल्यू आई है रेडियस, तो ये देखो यही तो है, तो कहाँ कट कर रहा है, दो जगह, एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। समझ में आया, तो ये तो इवन हो गया, ये क्या हो गया, ओड हो गया। तो इस r की वैल्यू के लिए दो सॉल्यूशन है, एक तो इवन है और एक क्या है, ओड। तो ध्यान से देखने वाली बात है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यदि r की वैल्यू देखो बढ़ जाए तो देखो क्या होगा, एक इवन सॉल्यूशन आ रहा है, फिर एक यहाँ कट कर रहा है, ओड, फिर एक यहाँ कट कर रहा है, इवन। समझ में आया। तो देखो, तो पहले सबसे पहले क्या है, इवन है, फिर क्या है, ओड है, फिर क्या है, इवन है। भाई ऐसे तो बढ़ेंगे हम आगे की तरफ जब आप जाओगे। देखो ये वैल्यू क्या है, सबसे कम है, ये क्या है वैल्यू, सबसे कम है, ये क्या है वैल्यू, सबसे कम है। समझ में आया। तो यानी ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी देगा, ये अगली स्टेट की एनर्जी देगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो जब आप देखो, जैसे जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाए, है ना, आर की वैल्यू ये हो जाए, तो आप गौर से देखो, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो ये होगी इवन, फिर उसके बाद ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, ऐसे चलेगा। समझ में आई बात। तो आप एक बात ध्यान से देखो, हर आर की वैल्यू के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना वो इवन ही है, ठीक है ना, क्या है, इवन है। अब देखो जो ब्लू डॉट है मैंने बताई दिया आपको, इवन पैरिटी सॉल्यूशन शो कर रहा है, रेड डॉट ओड पैरिटी सॉल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर भी आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखो गौर से देखो, सिमिलर कंसेप्ट है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। देखो यदि r की वैल्यू 0 और π/2 से कम हो, देखो है ना, समझ में आया। देखो 0 और ये π/2, इन दोनों के बीच में एक ही सर्कल आ रहा है ना, रेडियस, भाई रेडियस जो है, रेडियस एक्स में ये भी तो है ना रेडियस, तो ये π/0 π/2 से कम है, तो क्या है, इवन सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखो दूसरी ये है, अब देखो रेडियस ये है ना, देखो π/2 से तो ज़्यादा और पाई से कम, तो जब π/2 से ज़्यादा हो और पाई से कम हो, तो देखो क्या, एक इवन सॉल्यूशन है और एक ओड सॉल्यूशन है। उसी तरीके से ये केस ले लो,
यानी पाई से ज़्यादा 3π2 से कम, यानी पाई से ज़्यादा 3π2 से कम। तो यानी इवन है फिर ओड है फिर इवन है, यानी इवन है फिर ओड है फिर इवन है, ऐसे है, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो अब यदि आप और आगे लो, जैसे मैं ये ले लूँ 3π/2, 3π2 से ज़्यादा और 2π से कम, तो 2π से कम, है ना? तो इवन ओड आप देख सकते हो, है ना? देखो इवन ओड। अब एक जो बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो ये है, देखो यदि मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँ, मैं यदि यहाँ इसको ऐसे लिख लूँ, चलो इसको रहने दो, ये 0 ये है, ये हो गया। अब देखो मैं इसको एक 2/2 लिखा है, तो 2 से 2 कटेगा फिर भी पाई बचेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है भाई। यहाँ पे इसको ये लिख ले रहा हूँ, समझ में? यहाँ मैं इसको 4/2 लिख रहा हूँ। मैंने क्या क्या सारे को π/2 के मल्टीपल में लिख लिया, बात तो वही बढ़ रही है। जैसे यहाँ पाई था तो 2/2 भी कट रहा है, तो बात तो वही है। यहाँ 2π था तो 4/2 लिख लो। ये मैंने ऐसे क्यों किया, गौर से देखो। π/2 में यहाँ कितना है 1, तो एक ही सोल्यूशन है। यहाँ कितना है 2, तो 2 सोल्यूशन है। यहाँ कितना है 3, तो 3 सोल्यूशन है। और देखो यहाँ जितना उससे यहाँ कम है ना? यहाँ कितना है 4, तो यहाँ कितने 4 सोल्यूशन है। तो देखो जितना यहाँ से कम है, जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 है। इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ बताना चाहता था कि देखो ये मैं ऑलरेडी बता दिया आपको कि भाई कोई और सोल्यूशन नहीं होगा इस रेंज में, तो एक ही सोल्यूशन होता है जो इवन होता है। इस रेंज में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस रेंज में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और आर की नंबर ऑफ बाउंड स्टेट आर पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा बाउंड स्टेट होगी। जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी थी वो ये देखो, जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे तो डिस्क्रीट, लेकिन फाइनाइट होंगे, आर की वैल्यू पर निर्भर करेंगे। किस पर निर्भर करेंगे, आर की वैल्यू पर। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो जो ये कितना है एन, तो कितने होंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स के होंगे एन के इक्वल होंगे। एन से यहाँ कम लिख दिया मैंने n-1, जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई, ठीक है। समझ में आया? यदि मेरे पास ऐसा आ जाए 6π/2, एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये पूछ लिया उसने, ठीक है, तो वो कहेगा बताओ कि आपको वो ऐसे पूछेगा 3π r और वो दे देगा आपको 6π, वो पूछेगा कितने एनर्जी स्टेट है बताओ, तो आपको उसको पहले π/2 की फॉर्म में लिखना है। समझ में आया? तो 3π को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6π/2, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ 7 होना चाहिए एक्चुअली में। तो ये यहाँ पे मतलब कुछ उस टर्म में देगा, तो मैंने क्या अपने आप से बनाया। ये मान लो यहाँ पे 7/2π था, है ना? या इसको ये 6 था ना यहाँ पे, ओ सॉरी ये यहाँ पे ना ये 7π/2 एग्जूम कर लो, 7π/2 था, ठीक है ना? यहाँ से एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप वैल्यू लिया, स्वाभाविक सी बात है। तो आप देखते बता दोगे कि इसमें कितने सोल्यूशन आएंगे, 7 सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना? 7 एनर्जी की वैल्यूज आएंगी। तो ऐसे आपको बताना है एग्जाम